नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे सेल में विनिवेश के खिलाफ उतरे कर्मचारी और मजदूर, और साथ ही आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा है 100 दिन का रोजगार। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट की हेडलाइंस। पूरा केरल बुखार की चपेट में। बीते 2 दिनों में 11 लोगों की मौतें। इस साल अब तक 110 से ज्यादा लोगों की गई जान। सेल में विनिवेश का विरोध। 3 कारखानों के कर्मचारी आंदोलन के मूड में। निजीकरण रोकने का जताया संकल्प। टेनेंसी कानून पर झारखंड में तकरार। सरकार संशोधन लागू करने पर अड़ी। विपक्ष ने किया विरोध। और मनरेगा में नहीं मिल रहा 100 दिन का रोजगार। ललितपुर के मजदूरों की शिकायत। बीते वित्त वर्ष में सिर्फ 177 परिवारों को ही मिला पूरा काम। ग्राउंड रिपोर्ट की पहली खबर केरल से है। इस समय लगभग पूरा केरल बुखार की चपेट में है। यहाँ पर तकरीबन 12 लाख लोग अलग अलग तरह की संक्रमित बीमारियों की चपेट में हैं। पिछले 6 महीने के दौरान तकरीबन 110 लोगों की जान चली गई है और 2 दिनों के अंदर भी तकरीबन 11 लोग मौत के शिकार हो गए हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अस्पताल के बाहर भीड़ का ये मंजर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का है। ऐसे ही हालात राज्य के दूसरे सरकारी अस्पतालों में भी हैं। राज्य के सभी 14 जिले डेंगू, H1N1 वायरस और वायरल बुखार की चपेट में हैं। बीते 2 दिन में पलक्कड़, तिरुवनंतपुरम, कसारगोड, त्रिशूर और एर्नाकुलम में 11 मौतें हुई हैं। लोगों की शिकायत है कि निजी अस्पतालों में जगह नहीं है और सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। 2 മണിക്കൂർ കൂടുതലായി 428 ടോക്കൺ ഇവിടെ 300-200 ഇഷ്ടം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്. ഡോക്ടറിനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ട് പാർട്ടി പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അസുഖം കൂടുതലാണ്, ഒന്ന് കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരുന്നതിനുള്ള പറ്റില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരെ ഇത് ഓരോ ഒ പിയിലോട്ടും കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാർ ഈ ഒരു പനിയുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറേ ഒക്കെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാനും ആൾക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ കിട്ടാനും വളരെയേറെ സഹായപ്രദമാവും। मॉनसून आने के साथ ही केरल में बुखार का खतरा और बढ़ गया है। जून में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हुए हैं। इस महीने डेंगू से 30, लेप्टोस्पिरोसिस से 7, H1N1 वायरस से 12, वायरल बुखार से 9 और मलेरिया से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार से सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाला निगरानी सेल शुरू किया है। എല്ലാ MLA-മാർക്കും അതായത് ഈ ഡെങ്കിപ്പനി വ്യാപിക്കാനിടയുണ്ട്, അങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ MLA-യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവിടെ പനി വ്യാപിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളില്ലെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവിടുത്തെ DMO DPM ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കണം. ज्यादातर बुखार मच्छरों के जरिए संक्रमण से फैलते हैं। गंदगी से मच्छरों की संख्या बढ़ती है। इसीलिए मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से स्वच्छता अभियान शुरू करने की अपील की है। नेता प्रतिपक्ष रमेश चेन्नीथला ने विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपने अपने इलाकों में अपनी अगुवाई में स्वच्छता अभियान चलाने की गुजारिश की है। केरल में 2014 से 2016 के दौरान डेंगू से 49 मौतें हुई थी, जबकि इस साल अब तक डेंगू से करीब 60 मौतें हो चुकी हैं। तिरुवनंतपुरम से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के 3 कारखानों में विनिवेश का फैसला किया है। ये 3 कारखाने भद्रावती, सेलम और दुर्गापुर में मौजूद हैं। सरकार इन तीनों कारखानों में रणनीतिक विनिवेश करना चाहती है, लेकिन कर्मचारी और मजदूर इसके विरोध में उतर आए हैं। आइए देखते हैं दुर्गापुर से कृति मिश्रा की रिपोर्ट। We are fighting to save ASP, and the last drop of our blood set, we will fight to save our plant. विनिवेश के खिलाफ दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट के कर्मचारियों का मोर्चा। ये फैसला वापस कराने के लिए कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शनों का रास्ता पकड़ा है।
सभी ट्रेड यूनियनें इस मसले पर एकजुट हैं। कर्मचारियों का दावा है कि देश के निर्माण में दुर्गापुर प्लांट का अहम योगदान है। हमारा इधर जो बुलेट प्रूफ जो गाड़ियाँ दो कारगिल युद्ध में लगा था, तो वो बुलेट प्रूफ जैकल सीट से यहाँ से बना था। हमारा कारगिल युद्ध में जो बोफोर्स तोपे दागा गया था, उसका जो सेल तो वो स्टील यहाँ से बना था। मतलब ये एलो स्टील प्लांट हम लोगों का देश के एक इंटीग्रिटी, सोवर्निटी एंड सॉलिडिटी के लिए बहुत मायने रखता है। विनिवेश की खबर आने के बाद से यहाँ के कर्मचारियों पर बेरोजगारी की आशंका मंडरा रही है। इस प्लांट में नियमित कर्मचारियों की संख्या पहले ही 7,400 से घटाकर 945 कर दी गई थी। अब कारखाने के निजी हाथों में जाने का अंदेशा पैदा हो गया है। ये कर्मचारी निजी प्रबंधन के तहत काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कारखाने को धन मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं ताकि इसे प्रतिस्पर्धा में सक्षम बनाया जा सके। हम लोग जब ज्वाइन किया है तो पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन किया, गवर्नमेंट में, तो हम लोग क्यों जाएगा? क्योंकि प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी लेस है, सब जानता है। हम लोगों को कुछ मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं दिया गया। हमारा मांग है ये कि हम लोगों को मॉडर्नाइज कीजिए, हम लोगों को लड़ने का मौका दीजिए, हम लोग लाभ करेंगे। 100% हम लोग लाभ दिखाएंगे सेल में, क्योंकि हमारा पास जो स्किल्ड एम्प्लॉय है वो सेल में कहीं भी नहीं है। ये प्लांट बीते 5 साल से घाटे में चल रहा था। 2011 से 2016 के बीच इसे 483 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। As far as disinvestment is concerned, you know, SAIL and some of our other PSUs, they are burdened with some small units. Some of the units are even more than 100-year-old. So they have obsolete technology. They have, they are not in a position to cope with the present new technology, which is to be part of the production. दुर्गापुर अलॉय स्टील प्लांट की स्थापना 1965 में हुई थी। ये 467.22 हेक्टेयर में फैला है। ये कारखाना कम लागत के 5 प्रकार के स्टील के उत्पादन में सक्षम है। यहाँ से बने स्टील का इस्तेमाल मिसाइल तकनीक, रक्षा उपकरणों, पनडुब्बी निर्माण और हाई स्पीड रेलवे के लिए होता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सेल यूनिट्स की डिस्ट्रेस सेल नहीं करेगी, बल्कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करके मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाएगी। लेकिन वर्कर्स ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सरकार के इस फैसले के खिलाफ जारी रहेगी। दुर्गापुर से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा। और दुर्गापुर से हाल ही में लौटी हैं हमारी संवाददाता कृति मिश्रा, उनका रुख करते हैं। कृति, जो रणनीतिक विनिवेश है उसका मतलब क्या होता है और क्यों रास नहीं आ रहा है वहाँ के कर्मचारियों और मजदूरों को सरकार का ये फैसला? देखिए अमृता, एक होता है आउटराइट डिसइन्वेस्टमेंट, जहां पर सरकार अपना जो कंट्रोल होता है फाइनेंशियल हो, चाहे वो शेयर्स के माध्यम से हो, वो पूरी तरह से एक प्राइवेट पार्टनर को दे देती है। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जिसमें मैनेजमेंट जो कंट्रोल होता है वो सरकार अपना जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो प्राइवेट एंटिटी होती है, उसको दे देती है। अब डर लोगों में, वहाँ के वर्कर्स में, चाहे वो दुर्गापुर हो और खासकर हमने बात की सेलम में भी और भद्रावती में भी, डर यही है कि अगर किसी प्राइवेट एंटिटी या किसी प्राइवेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर के पास वहाँ का मैनेजमेंट कंट्रोल जाता है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे भी वर्कर्स हैं जो कैजुअल हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो रेगुलर रोल हैं, लेकिन फिर भी उन फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। तो अगर ऐसी सूरत में मैनेजमेंट कंट्रोल किसी भी प्राइवेट पार्टनर के पास जाता है तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्थिरता है, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, उस पर एक बड़ा खतरा हो जाएगा। हालांकि सेल के कर्मचारियों की बातें हमने सुनी, वो बता रहे हैं कि उनका कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है। क्या सरकार के पास उसके मॉडर्नाइजेशन का कोई विकल्प नहीं था? क्या खुद सरकार मॉडर्नाइजेशन नहीं कर सकती थी इन कंपनियों का, इन कारखानों का? अमृता, देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 है उसमें जो सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है वो तकरीबन 72,500 करोड़ रुपए है, जिसमें से प्राइवेट डिसइन्वेस्टमेंट, जो आउटराइट डिसइन्वेस्टमेंट है, उसका टारगेट है करीब 46,500 करोड़। जो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है उसका टारगेट है 15,000 करोड़ और बाकी जो 11,000 करोड़ है वो इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्टिंग के थ्रू करने का उसका प्लान है। लेकिन लगातार पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो सरकार जो दलील देती है उसका कहना है कि जो भद्रावती में स्टील प्लांट है उसमें हमने 400 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन फिर भी उसमें लॉसेज आते रहे। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो अलॉय स्टील प्लांट है, उसमें भी लॉसेज आते रहे। साथ ही जो सेलम है उसमें 2200 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी वो लॉसेज इनकर करती रही। तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं बनाती कि उसको हम उसी तरह से कंटिन्यू करें, क्योंकि सरकार की ये भी दलील है कि हमारे फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है, जो खासकर अब इस वाले फिस्कल में 3.2% का है, उसको भी कहीं ना कहीं मिलना है और जो लॉसेज, जो लॉस मेकिंग यूनिट है
उनका कृति, रास्ता कोई साफ सरकार करना ये भी कह रही है कि वो 1 सितंबर से ये इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, तो तैयारी किस तरह की है सरकार देखिए, की? इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मिल ही गया है। अब 3-4 प्रक्रिया होती है अमृता। देखिए, सबसे पहले टेक्निकल ट्रांजैक्शन एडवाइजर जो है उसको नियुक्त करना होता है, एक लीगल एडवाइजर होता है और एसेट वैल्यूअर होता है। तो जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर है उसके लिए तो एप्लीकेशन सरकार ने मंगवाए थे, लेकिन खबर ऐसी है कि किसी ने आकर उसको प्रपोज नहीं किया। रिक्वेस्ट ऑफ अप्रूवल जो होता है वो किसी ने डाला नहीं। तो ट्रांजैक्शन एडवाइजर वहाँ पे कैसे आगे सरकार करेगी, ये सरकार को दोबारा सोचना होगा। बाकी की पूरी प्रक्रिया लंबी है अमृता। इसमें सितंबर तक इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो है, लेकिन फाइनल शेप क्या होगा इस पूरे डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, वो सरकार को अब फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद कृति मिश्रा हमसे बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार का ये फैसला न मछुआरों को रास आ रहा है और न ही सामाजिक कार्यकर्ताओं को रास आ रहा है। उनका कहना है कि इसमें समय और संसाधन की बर्बादी हो रही है। सेतु समुद्रम परियोजना के लिए वैकल्पिक रूट का तमिलनाडु के मछुआरों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। उनका आरोप है कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार इसमें समय और संसाधन बर्बाद कर रही है। समुद्री शोध कार्यकर्ताओं के मुताबिक सरकार इस परियोजना पर अब तक 20 अरब रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी मूल योजना ही व्यवहारिक विकल्प नजर आती है। 5 வழித்தடங்களில் நிறைவேற்றப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்காரி அறிவித்திருக்கின்றார். 1983 லட்சுமி நாராயணன் கமிட்டி பதிவு செய்துள்ள 5 வழித்தடங்கள் தான் அது. புதிதாக கண்டுபிடிக்கிறதில்ல. பழைய முந்தையில் புதிய கல்லை ஊற்றி தரப்போகிறாங்க பிஜேபி சர்க்கார். கடல் வழி பாதை என்பது தான் சரியானதாக இருக்கும். ஏனென்றால் 2000 கோடி ரூபா அதில் செலவழிச்சாச்சு. केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सेतु समुद्रम परियोजना के लिए भारत और श्रीलंका तट के बीच मौजूद प्राचीन पुल को तोड़ने की संभावना पहले ही खारिज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार इस परियोजना के लिए 5 वैकल्पिक रास्तों पर विचार कर रही है। तमिलनाडु के मछुआरे इससे नाराज हैं। சேது சமுத்திர திட்டம் வந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிடும். தென்கடலுக்கு நாங்கள் ஈஸியாக போய் ஆழ்கடல் தொழில் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷத்தில் இருந்தோம். இப்போ அது வந்து அதாவது இது ஆரம்பித்து வச்சதே வந்து வாஜ்பாயுடைய ஆட்சியில் தான் வந்து சேது சமுத்திர திட்டத்தையே வந்து கொண்டு வரணும்னு சொன்னாங்க. அப்படி கொண்டு வரணும்னு சொன்னவங்க அவங்களே வந்து நிப்பாட்டி வச்சுட்டாங்க। सेतु समुद्रम भारत और श्रीलंका तट के बीच बनने वाली परियोजना है। इससे पूर्वी तट से पश्चिमी तट पर आने की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान राम सेतु को तोड़ने के प्रस्ताव का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया था। तब से परियोजना रुकी हुई है। रामेश्वरम से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मिलवाएंगे आपको रिफत शाहरुख से, जिन्होंने बनाया है दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। नमस्कार, विरासत के इंद्रधनुषी संसार में आपका स्वागत है। I am भूपेन हजारिका। रंगीला रे, तेरे रंग में जो रंगा है मैं ये नहीं कर सकती हंसी और रोना, तो थप्पड़ लगना चाहिए। सुने क्यों ना आशे कबे एकला चलो। पहली बार जब हमसे मिले तो एसपी सिंह के नाम पर ही मिले हमसे। इतना ऊंचा आदमी हमारे गांव में फिर शायद न पैदा। कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना। सरकारी पुरस्कार नहीं, उसे लोगों ने याद किया और वही सबसे बड़ी चीज।
होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब। टूट गया पत्थर के सनम, ऐ मेरे वतन के लोगों। देखिए विरासत सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और अब बात हफ्ते के मुद्दे की। झारखंड में सरकार टेनेंसी कानून में बदलाव कर उद्योग धंधों को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। निवेशकों से मीटिंग की जा रही है और 3.5 लाख से ज्यादा करीब 3.25 हेक्टेयर जमीन का लैंड बैंक बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार के इस प्रयास से ना आदिवासी खुश हैं और ना ही विपक्षी दल उनके समर्थन में हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। रघुवर दास सरकार का मंत्र है मोमेंटम झारखंड। मकसद है राज्य में निवेश का बेहतर माहौल बनाना। इसके मंत्री दलबल के साथ मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली तक गए। झारखंड के नौकरशाहों ने भी 45 दूतावासों से संपर्क साधा है। वो पश्चिमी देशों का दौरा भी कर रहे हैं। निवेशकों को लुभाने के लिए जमीन चाहिए तो इन 10 जिलों में 3,34,207 हेक्टेयर का लैंड बैंक बनाने का दावा किया गया है। ये राज्य के कुल भू क्षेत्र का करीब 5% हिस्सा है। राज्य सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 210 MOU पर दस्तखत किए हैं। उसका कहना है कि मकसद रोजगार के अवसर पैदा करेगा। हमारे यहाँ के बच्चे गुजरात जाने को मजबूर है, दिल्ली जाने को मजबूर हैं, गुड़गांव, बंगलोर या दूसरे राज्यों में अपने परिवार के लिए, रोजी रोटी के लिए जाते हैं। विकास के लिए जमीन चाहिए। अनुमान है कि देश की कुल खनिज संपदा का 40% हिस्सा झारखंड में है। इससे उद्योगपति आकर्षित होते हैं, लेकिन कारखाने लगाने के लिए उन्हें जमीन चाहिए, जिसका अधिग्रहण यहाँ एक बड़ा विवाद का मुद्दा रहा है। हमारी जहाँ तक जमीन की बात है तो यहाँ पे आदिवासी जनसंख्या होने के कारण अंग्रेज के ज़माने से आज तक SPT एक संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ज़मीनें जो हैं एक डिमार्केशन के अंदर छिपी हुई है। उसको सरकार ने यहाँ प्रयास किया है कि SPT एक्ट से और CNT एक्ट से उसको बाहर लाया जाए और उद्योग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, व्यापार के लिए उसको उपयोग किया जाए। निवेशकों के लिए जमीन सुलभ करने के मकसद से सरकार ने टेनेंसी एक्ट में संशोधन की पहल की है। विपक्ष का आरोप है कि इस बदलाव से कारोबारियों को तो फायदा होगा, लेकिन आदिवासी कहीं के नहीं रहेंगे। जिस तरीके से नेचर पर हमला है आज के दिन में, उससे हमको समझ में आता है कि सबसे पहले यही कम्युनिटीज सफ़र करेंगे आज के समय में, और शायद ये कानून आज को देख करके ही बनाया गया होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में संशोधन के लिए विधेयक पारित कराए हैं, लेकिन प्रस्तावित बदलावों को अभी राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है। विरोधियों की मांग है कि सरकार इस फैसले को तुरंत वापस ले। वहीं सरकार का कहना है कि जो लोग इस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं वो एंटी ग्रोथ और एंटी डेवलपमेंट है। अब देखना होगा कि क्या झारखंड सरकार इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आगे बढ़ सकती है। रांची से कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मनरेगा के तहत लोगों को 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं में से उत्तर प्रदेश भी एक है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर इलाके में लोगों के पास जॉब कार्ड तो हैं, लेकिन 100 दिनों का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आइए देखते हैं ललितपुर से ये रिपोर्ट। इन मजदूरों की शिकायत है कि इन्हें मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बीते साल यानी 2016-17 में 29,206 जॉब कार्ड जारी किए गए। 11,538 परिवारों को काम मिला, लेकिन अब तक 100 दिन का रोजगार पूरा कर चुके परिवारों की तादाद महज 177 है।
एक दिन का भी काम नहीं मिल रहा है इस वक्त। हम लोगों को काम के ऊपर बहुत परेशान है। हम लोग 100 दिन का 200 दिन का भी चाहते हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, मजदूरी करना है। काम भी उतना है नहीं, जितना कार्ड बने उसके हिसाब से 10 को काम मिलता है, 10 थलुए बैठते हैं, इसलिए बाहर काम करने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 59,162 ग्राम पंचायतों में 2016-17 में 1,56,13,146 परिवारों के पास मनरेगा जॉब कार्ड थे। 54,10,413 श्रमिकों ने रोजगार मांगा, जबकि 44,42,772 लोगों को रोजगार दिया जा सका, लेकिन महज 22,609 परिवारों को ही 100 दिन का काम मिला। इस कारण पर ग्रामीणों और प्रशासन की अलग अलग राय है। तो हम लोग तो डेली के डेली जाते हैं, ब्लॉक के डिमांड लगाओ, हमारे लेबर काम इच्छुक है काम करने के लिए, वे लोग लगाते ही नहीं। काम जो मांगता है, काम की कोई कमी नहीं है, ना कोई पैसे की कमी है। 100 दिन से अधिक हम नहीं दे पाते हैं। उसके लिए हमारे पास दूसरी योजना है कि प्रोजेक्ट लाइफ है, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जो लोग 100 दिन का काम कर देते हैं। मनरेगा को ग्रामीण इलाकों में पलायन रोकने और गरीबों को रोजगार देने वाली स्कीम के तौर पर देखा गया है। केंद्र ने इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में 100 दिन के बजाय 150 दिन रोजगार देने का आदेश दिया है, लेकिन अमल का हाल बिरधा की तरह ही रहा तो इससे अपेक्षित फायदे हासिल नहीं होंगे। ललितपुर के बिरधा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब आपको दिखाते हैं संविधान में 9वीं अनुसूची को क्यों जोड़ा गया, इसका हश्र क्या हुआ और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इतिहास के पन्नों में। आजादी के तुरंत बाद जमींदारी प्रथा की समाप्ति के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू सरकार का न्यायपालिका से टकराव हुआ। 1950 के दशक में भूमि सुधार से संबंधित नए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जबकि कोर्ट के फैसले पर पंडित नेहरू ने कहा कि न्यायपालिका ने न्याय का अपहरण कर लिया है। इसके बाद संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार कानूनों को उसमें डाल दिया गया। तब 9वीं अनुसूची में डालने पर कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर हो जाते थे। हालांकि 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने वो व्यवस्था बदल डाली। कुछ दिनों पहले भारत ने अंतरिक्ष में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। अब भारत के लिए गर्व करने का एक और मौका है। चेन्नई के एक युवा ने, जो 12वीं क्लास में पढ़ता है, उसने दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट बनाया है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। चेन्नई के रहने वाले रिफत शाहरुख, इन्होंने 18 साल की उम्र में ही एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। 12वीं कक्षा के छात्र रिफत ने 64 ग्राम का एक सैटेलाइट तैयार किया है। इसे दुनिया का सबसे छोटा सैटेलाइट बताया जा रहा है। 21 जून को नासा इसे अंतरिक्ष में भेजेगा। Actually, we are feeling very happy. Actually, this contest was judged by the scientists and engineers in NASA. One of the scientists from Colorado Space Grand Cosmotorium has appreciated us using an idiom. Actually, he said, we nearly fell out of the chair. रिफत ने नासा की ओर से आयोजित एक प्रतियोगिता में यह सैटेलाइट बनाया। इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया। सैटेलाइट रीइंफोर्स्ड कार्बन फाइबर पॉलीमर से बना है, जो 12 मिनट की उड़ान में टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की तरह काम करेगा। चेन्नई से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।